नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। रामचरण यादव को अपनी मां के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर सूरज को इतना गुस्सा आया कि फावड़े से वार करके उसने रामचरण की जिंदगी का दिया हमेशा के लिए बुझा दिया। रामचरण यादव आकर ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठे ही थे कि उनके मोबाइल फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाकर देखा, नंबर किसी खास का था, इसलिए फोन रिसीव करते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी। दूसरी ओर से महिला की शहद घुली आवाज आई, तुम कब तक मेरे यहाँ पहुँच रहे हो? मैंने दोपहर को ही बता दिया था कि पैसों की व्यवस्था हो गई है। जानते ही हो समय कितना खराब चल रहा है, कहीं से चोर उचक्के को हवा लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर कह रही हूं कि आकर अपने पैसे ले जाओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे यहां पर पहुंच रहा हूं। ये कहकर रामचरण ने फोन काट दिया। फोन काटकर रामचरण उठे और अपने कमरे में जाकर अलमारी से एक डायरी निकालकर पत्नी आशा से बोले, गामा की पत्नी का फोन आया था, पैसे देने के लिए बुला रही है। मुझे लौटने में देर हो सकती है, इसलिए तुम लोग खाना खा लेना, मेरी राह मत देखना। कभी आपको खिलाए बिना मैंने अपना मुंह जूठा किया है कि आज ही खा लूंगी। लौट कर आओगे तो साथ बैठकर खाना खाऊंगी, आशा ने कहा। ठीक है भाई, साथ ही खाएंगे, लेकिन बच्चों और बहुओं को भूखा मत रखना, उन्हें खिला देना, रामचरण ने कहा और डायरी लेकर बाहर आ गए। अब तक उसके छोटे बेटे राकेश ने उसकी मोटरसाइकिल निकालकर बाहर खड़ी कर दी थी। डायरी उसने डिक्की में रखी और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चल पड़े। उस समय शाम की यही कोई 6 बज रहे थे और तारीख थी 12 नवंबर 2013। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर की थाना कोतवाली शाहपुर के मोहल्ला नंदानगर दरगिया के रहने वाले रामचरण यादव ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। इसी की कमाई से उसने अपना आलीशान मकान बनवा रखा था, जिसमें वो पत्नी आशा, 2 बेटों दिनेश यादव उर्फ पहलवान और राकेश यादव के साथ रहते थे। उसने करीब 40 लाख रुपए जरूरतमंदों को 10 से 15% ब्याज पर दे रखे थे। इसी ब्याज की कमाई से रामचरण ने करोड़ों रुपए का प्लॉट खरीदकर अपना ये आलीशान मकान तो बनाया ही था, एक फार्म हाउस भी बनवा रखा था। उसका मकान और फार्म हाउस आमने सामने थे। फार्म हाउस में उसने भैंसें पाल रखी थी, जिनका दूध बेचकर वो मोटी कमाई कर रहा था। यही नहीं, कुसमुही में 20 बीघे जमीन भी खरीद रखी थी, जिस पर खेती करवाता था। इन सब के अलावा वो प्रॉपर्टी में भी पैसा लगाता था। एक तरह से वो बहुधंधी आदमी था। उसके इन कारोबारों में उसका छोटा बेटा राकेश उसकी सहायता करता था। रामचरण यादव को घर से गए 3 घंटे से ज्यादा हो गए और ना ही उसका फोन आया और ना ही वो आया, तो आशा को चिंता हुई। उसने राकेश से कहा, अपने पापा को फोन करके पूछो कि उन्हें आने में अभी कितनी देर और लगेगी, इस समय वो कहाँ है। राकेश ने रामचरण को फोन किया तो पता चला कि उसका फोन बंद है। ये बात उसे अजीब लगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था। राकेश की समझ में ये बात नहीं आई तो माँ से कहकर वो अपनी बाइक से गामा यादव के घर के लिए निकल पड़ा। गामा के घर की दूरी 6 किलोमीटर के आसपास थी। वो अभिषेक नगर शिवपुर नहर कॉलोनी में रहता था। ये इलाका थाना कैंट के अंतर्गत आता था। गामा यादव तो नौकरी की वजह से बाहर रहता था। यहाँ उसकी पत्नी मंजू बच्चों के साथ रहती थी। मंजू से रामचरण के अच्छे संबंध थे, जिसकी वजह से वो अक्सर उसके यहाँ पर आता जाता रहता था। करीब 20 मिनट में राकेश मंजू के यहाँ पहुँच गया। उसने घंटी बजाई तो मंजू ने ही दरवाजा खोला। उतनी रात को वो अपने यहाँ राकेश को देखकर चौंकी। उसने कहा, आओ अंदर आओ, कहो क्या बात है। आपके यहाँ पापा आए थे, अभी तक लौटे नहीं, उनका फोन भी बंद है। वो तो मेरे यहाँ दोपहर में आए थे, पैसे का हिसाब किताब करना था, वे लेकर वे तुरंत चले गए थे, मंजू ने कहा। मंजू के इस जवाब से राकेश हैरान रह गया, क्योंकि घर से निकलते समय उसके पापा ने इन्हीं के यहाँ आने की बात कही थी,
जबकि वो कह रही थी कि पापा यहाँ पर दोपहर में आए थे और हिसाब किताब करके पैसे लेकर चले गए थे। वो क्या कहता, बिना कुछ कहे सुने ही बाहर से लौट आया। घर लौटकर उसने सारी बात माँ को बताई तो आशा का दिल घबराने लगा। माँ की हालत देखकर राकेश ने कहा, आप परेशान मत होइए, फोन करके अन्य परिचितों से पूछता हूँ, हो सकता है किसी के घर में जाकर बैठ गए हों। बातचीत में उन्हें समय का ख्याल ही ना हो। राकेश ने लगभग सभी जान पहचान वालों को फोन करके पिता के बारे में पूछ लिया, लेकिन कहीं से उसे कोई जानकारी नहीं मिली। अब तक काफी रात हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए वो कहाँ जाकर पिता को ढूंढे। किसी तरह रात बिताकर सुबह होते ही राकेश पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सुबह भी वो सबसे पहले मंजू के ही घर गया। इस बार भी मंजू ने वही जवाब दिया जो रात में दिया था। इसके बाद वो पिता को जगह जगह ढूंढने लगा। शाम होते होते उसके किसी परिचित ने बताया कि थाना झंगाहा पुलिस ने नया बाजार स्थित मंदिर के पास से एक मोटरसाइकिल लावारिस स्थिति में खड़ी बरामद की है। जाकर देख लो, कहीं वो उसके पिता की तो नहीं है। अब तक राकेश के कुछ दोस्त भी उसकी सहायता के लिए आ गए थे। वो अपने दोस्तों के साथ थाना झंगाहा पहुंच गया। राकेश ने मोटरसाइकिल देखी तो वो वही थी जो पिछली शाम उसके पिता लेकर निकले थे। उसने डिक्की देखी तो उसमें वो डायरी नहीं थी जो उसके पिता उसमें रखकर ले गए थे। डायरी न पाकर उसे लगा कि उसके पापा के साथ अवश्य कोई अनहोनी हो चुकी है। अगले दिन 14 नवंबर 2013 की सुबह राकेश अपने दोस्तों के साथ थाना कोतवाली शाहपुर पहुंचा। कोतवाली प्रभारी उपेंद्र कुमार यादव को पूरी बात बताई तो कोतवाली प्रभारी ने उससे एक तहरीर लेकर रामचरण यादव के किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद कोतवाली प्रभारी उपेंद्र कुमार यादव ने रामचरण यादव का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवाने के साथ उसकी सीडीआर निकलवा ली। सीडीआर में अंतिम फोन अभिषेक नगर शिवपुर नहर कॉलोनी की रहने वाली मंजू यादव के मोबाइल से किया गया था। रामचरण मंजू यादव के यही जाने की बात कहकर घर से निकले थे। उसी के बाद से उसका पता नहीं चल रहा था। मोबाइल भी बंद हो गया था। पुलिस को मंजू पर शक हुआ तो उसके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगवा दिया, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि रामसराय की किडनैपिंग में कहीं ना कहीं से उसका हाथ जरूर है। 2 दिन तक उस नंबर पर ना तो किसी का फोन आया और ना ही उसने किसी को फोन किया था। 17 नवंबर 2013 की सुबह मंजू ने अपने एक रिश्तेदार को फोन करके रामचरण यादव के बारे में कुछ इस तरह की बातें की जैसे उसके गायब होने के बारे में उसे कुछ पता हो। मामला एक संभ्रांत औरत से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने सारे साक्ष्य जुटाकर उस पर हाथ डालने का विचार किया। पुलिस की एक टीम बनाई गई जिसमें सिपाही राम विनय सिंह, संजय पांडे, राम कृपाल यादव, अजीत सिंह, महिला सिपाही पिंकी सिंह और इंदू बाला को शामिल किया गया। इस टीम का नेतृत्व कोतवाली प्रभारी उपेंद्र कुमार यादव कर रहे थे। गुप्त रूप से सारी जानकारियां जुटाकर उपेंद्र कुमार ने रात को अपनी टीम के साथ मंजू के घर पर छापा मारा। घर पर उस समय मंजू और उसका बेटा सौरभ था। उतनी पुलिस देखकर मंजू सकपका गई। दरवाजा खुलते ही पुलिस घर में घुसकर तलाशी लेने लगी। पीछे के कमरे की तलाशी लेते समय पुलिस ने देखा कि कमरे का आधा फर्श इस तरह है जैसे गड्ढा खोदकर पाटा गया हो, जबकि बाकी का आधा हिस्सा लीपा हुआ था। दरअसल मकान का फर्श अभी बना नहीं था। एक सिपाही ने उस पर पैर मारा तो वो जमीन में धंस गया। संदेह हुआ तो पुलिस ने लोहे की सरिया का टुकड़ा उठाकर उसमें घुसेड़ा तो वह आसानी से घुसता चला गया। इसके बाद मंजू से पूछताछ की गई तो पहले वो इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि रामचरण यादव की हत्या करके वहां उसी का शव दफनाया गया है। कोतवाली प्रभारी उपेंद्र कुमार यादव ने मंजू को हिरासत में लेकर इस बात की सूचना क्षेत्र अधिकारी नम्रता श्रीवास्तव को दे दी। इसके बाद नम्रता श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक परेश पांडे, सिटी मजिस्ट्रेट रामकेवल तिवारी, इंस्पेक्टर भंवरनाथ चौधरी और इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी के चौकी प्रभारी भी वहां पर पहुंच गए।
सिटी मजिस्ट्रेट राम केवल तिवारी की उपस्थिति में फर्श की खुदाई करके शव बरामद किया गया। पुलिस ने मृतक रामसरई के बेटे राकेश को फोन करके बुला लिया था। शव देखते ही वो बिलक बिलक कर रोने लगा। शव की शिनाख्त हो ही गई। पुलिस ने अपनी औपचारिक कार्रवाई पूरी करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। मंजू यादव को पुलिस थाने ले आई। थाने में एसपी परेश पांडे और क्षेत्र अधिकारी नम्रता श्रीवास्तव की उपस्थिति में उससे पूछताछ की गई। इस पूछताछ में मंजू ने रामसरई यादव की हत्या की जो कहानी बताई वो इस तरह से थी। 40 साल की मंजू यादव मूल रूप से गोरखपुर के थाना केंट के मोहल्ला अभिषेक नगर शिवपुर की नहर कॉलोनी की रहने वाली थी। उसके परिवार में पति गामा यादव और 2 बेटे सूरज कुमार तथा सौरभ कुमार थे। करीब 5 साल पहले गामा यादव एयरफोर्स से रिटायर हुए तो उन्हें झारखंड के बोकारो में नौकरी मिल गई। वो वहां अकेले ही रहते थे। उनकी पत्नी मंजू गोरखपुर में रहकर दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। अभिषेक नगर में रहने से पहले गामा यादव का परिवार नंदा नगर दरगिया में किराए के मकान में रहता था। वहीं रहते हुए उनकी मुलाकात रामसरई यादव से हुई तो जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ खूब आना जाना हो गया। रामसरई यादव की शादी तो हो ही गई थी। वो 2 बेटों का बाप भी बन गया था। जबकि गामा यादव की नई नई शादी हुई थी। ये लगभग 20 से 25 साल पहले की बात है। गामा यादव के ड्यूटी पर जाने के बाद घर में मंजू यादव ही रह जाती थी। ऐसे में कभी कभार घूमते फिरते रामसरई उसके घर पहुंच जाता तो घंटों उससे बातें करता रहता था। बातें करते करते ही उसके मन में दोस्त की बीवी के प्रति आकर्षण पैदा होने लगा। मंजू भी 2 बेटों सूरज और सौरभ की मां बन गई थी। 2 बेटों के जन्म के बाद उसके शरीर में जो निखार आया था वो रामसरई को और बेचैन करने लगा था। मंजू के आकर्षण में बंधा वो जब तब उसके घर पहुंचने लगा, लेकिन अब वो उसके घर खाली हाथ नहीं जाता था। बच्चों के बहाने वो कुछ ना कुछ लेकर जाता था। मंजू और उसके बीच हंसी ठिठोली होती ही थी। इसी बहाने वो उससे अश्लील मजाक करते हुए शारीरिक छेड़छाड़ भी करने लगा। मंजू ने कभी विरोध नहीं किया, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ती गई और फिर एक दिन उसने उसे बाहों में भर लिया। ऐसे में ना तो रामसरई ने घर परिवार की चिंता की और ना मंजू ने। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जब इस बारे में घर वालों को पता चलेगा तो इसका परिणाम क्या होगा। दोनों ही किसी तरह की परवाह किए बगैर एक हो गए। इसके बाद उनका ये लुका छुपी का खेल लगातार चलने लगा। दोनों ही ये खेल इतनी सफाई से खेल रहे थे कि इसकी भनक ना तो गामा को लगी और ना आशा को। गामा नंदा नगर में किराए के मकान में रहता था। बच्चे बड़े हुए तो जगह छोटी पड़ने लगी। रामसरई सूदखोरी के साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता था। इसी वजह से मंजू ने उससे प्लॉट दिलाने की बात कही तो रामसरई ने उसे अभिषेक नगर का ये प्लॉट दिला दिया। प्लॉट खरीदने का पैसा भी रामसरई ने ही दिया, लेकिन गामा ने उसका ये पैसा धीरे धीरे अदा कर दिया था। रामसरई ने मंजू को प्लॉट ही नहीं दिलवाया बल्कि उसका मकान भी बनवा दिया। मकान बनने के बाद मंजू बच्चों को लेकर अपने मकान में आ गई। ये 18 साल पहले की बात है। उसी बीच गामा नौकरी से रिटायर हो गया तो उसे झारखंड के बोकारो में बढ़िया नौकरी मिल गई, जहां वो अकेला ही रहकर नौकरी करने लगा। गामा के आने से जहां मंजू और रामसरई को मिलने में दिक्कत होने लगी थी, वहीं उसके बोकारो चले जाने के बाद उनका रास्ता फिर से साफ हो गया था। सूरज और सौरभ बड़े हो गए थे, लेकिन वे स्कूल चले जाते थे तो मंजू घर में अकेली रह जाती थी। उसी बीच रामसरई उससे मिलने आता था। मंजू को पता ही था कि रामसरई ब्याज पर पैसे देता है। उसके मन में आया कि क्यों ना वो भी अपने शारीरिक संबंधों को कैश कराए। वो रामसरई से रुपए ऐंठने लगी। उन पैसों को वो 12% ब्याज की दर से उठाने लगी। इस तरह से उसने रामसरई से करीब 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। 15 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। रामसरई मंजू से अपने पैसे वापस मांगने लगा, जबकि मंजू देने में आनाकानी करती रही। रामसरई को लगा कि उसके पैसे डूबने वाले हैं, तो उसने थोड़ी सख्ती की। किसी तरह मंजू ने 10 लाख रुपए तो वापस कर दिए, लेकिन 5 लाख रुपए उसने दबा लिए।
उसने कह भी दिया कि अब वो ये रुपए नहीं देगी। इसके बाद रामसरई ने उससे पैसे मांगने छोड़ दिए। 12 नवंबर 2013 की शाम 6 बजे मंजू ने फ़ोन करके रामसरई को अपने घर बुलाया, क्योंकि उस समय वो घर में अकेली थी। उसके दोनों बेटे कहीं घूमने गए थे। घर से निकलते समय रामसरई ने पत्नी को बता दिया था कि वो मंजू के यहाँ हिसाब किताब करने जा रहा है। उसे लौटने में देर हो सकती है, इसलिए वो उसका इंतजार नहीं करेगी। जिस समय रामसरई मंजू के यहाँ पहुंचा, सौरभ आ चुका था। उसे देखकर दोनों अचकचा गए। तब रामसरई ने उसे बाहर भेजने के लिए कुछ रुपए देकर कोई सामान लाने को कहा। उसके जाते ही दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। वो वासना की आग ठंडी कर ही रहे थे कि सूरज आ गया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजे की झिर्री से झांका तो उसे अंदर से खुसुर फुसुर की आवाज़ सुनाई दी। सूरज दीवार के सहारे छत पर चढ़ गया। सीढ़ियों से उतरकर वो कमरे में पहुंचा तो माँ को रामसरई के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर उसे गुस्सा आ गया। सूरज को देखकर मंजू हड़बड़ाकर उठी। वो कुछ करती उसके पहले ही सूरज ने गुस्से में फावड़ा उठाकर रामसरई के सिर पर वार कर दिया। एक ही वार में रामसरई का सिर फट गया और वो बिस्तर पर लुढ़क गया। मंजू डर गई। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे कूद गई। तब तक सौरभ भी आ गया। वो भी छत के रास्ते नीचे आया था। रामसरई को खून में लथपथ देखकर वो बुरी तरह से डरकर रोने लगा। मंजू ने उसे डांटकर चुप कराया। जो होना था सो हो चुका था। तीनों डर गए कि अब उन्हें जेल जाना होगा। पुलिस से बचने के लिए मंजू ने बेटों के साथ मिलकर कमरे के अंदर गड्ढा खोदा और रामसरई के शव को उसी में दफना दिया। इसके बाद अपने एक रिश्तेदार की मदद से सूरज उसकी मोटरसाइकिल को थाना झंगाहा के अंतर्गत आने वाले नया बाजार के मंदिर के पास खड़ी कर आया। वहां से लौटकर वो उसी दिन पिता के पास बोकारो चला गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने मंजू को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 21 नवंबर 2013 को पुलिस ने सूरज को हिरासत में लेकर बच्चों की अदालत में पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इस मामले में मृतक के बेटे राकेश का कहना है कि उसके पिता के मंजू से अवैध संबंध बिल्कुल नहीं थे। पैसे लौटाने ना पड़े, इसके लिए उसने उसके पिता की हत्या की है। यही नहीं, घटना वाले दिन उसके पिता के पास 2 लाख रुपए के चेक और 2 लाख रुपए नकद थे। वे भी गायब है। उनका मोबाइल भी नहीं मिला है। फिलहाल मंजू की जमानत नहीं हुई थी और ना सूरज की। गामा यादव ने उनकी जमानत की कोशिश भी नहीं की थी। शायद उन्होंने बेटे और पत्नी को उनके किए की सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।